हेलो दोस्तों, मैं अभिराज त्रिवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं विकास स्टडी सर्किल के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल की परीक्षा के क्रम में हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 17 हल करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो के साथ अंत तक अवश्य बने रहें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। आकाश का विलोम बताइए। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखेंगे। आकाश का विलोम बताइए। देखेंगे, पहला ऑप्शन दिया है धरती, दूसरा ऑप्शन है पाताल, तीसरा ऑप्शन है अनर्थ और चौथा ऑप्शन है अनद। तो दोस्तों, आकाश का विलोम क्या होता है आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आकाश का विलोम क्या होता है? पाताल। और दोस्तों, आकाश का विलोम पाताल भी होता है और क्या होता है? पृथ्वी। ये चीज भी आप लोग याद रखना। आकाश का विलोम होता है पाताल और पृथ्वी, दोनों ये आकाश के विलोम होते हैं। और दोस्तों, जो ये अनर्थ दिया है, इसका विलोम क्या होता है? इसका विलोम होता है अर्थ। अर्थ, ये चीज भी आप लोग याद रखना। और दोस्तों, जो ये अनग लिखा है, इसका विलोम क्या होता है? अत। ये अनग का विलोम होता है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पाताल। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है, जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ण, छोटी जाति को बोलते हैं निचले वर्ण, निचले वर्ण में हुआ हो, उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? बताना है आप लोगों को। ये एक वाक्यांश दिया है और वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा क्वेश्चन में, ये आप लोगों को बताना है। तो देखेंगे, पहला ऑप्शन दिया है अंडज, दूसरा ऑप्शन है शूद्र और तीसरा ऑप्शन दिया है अंत्यज और चौथा ऑप्शन है अछूत। तो दोस्तों, जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द आप लोगों को बताना है, क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंत्यज। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाक्यांश के लिए ये उपयुक्त शब्द इसका होगा, जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ण में हुआ हो। और दोस्तों, जो ये अंडज लिखा है, अंडज लिखा है, इसके लिए वाक्यांश क्या होगा? ये भी आप कहीं नोट कर लीजिए। अंडे से उत्पन्न जीव, अंडे से उत्पन्न जीव के लिए वाक्य शब्द क्या हो जाएगा? अंडज। अंडे से उत्पन्न जीव, उत्पन्न जीव, ये हो जाएगा अंडज का। और दोस्तों, अछूत जो लिखा है, इसके लिए वाक्यांश क्या हो जाएगा? इसके लिए वाक्यांश होगा, जो छूने योग्य ना हो, जो छूने योग्य ना हो उसे बोला जाता है अछूत। जो छूने योग्य ना हो, ये चीज भी आप लोग याद रखना, छूने योग्य ना हो। तो दोस्तों, मैंने क्या बताया? क्वेश्चन नंबर 61, जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ण में हुआ हो, उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? अंत्यज। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, अंडज के लिए वाक्यांश क्या होगा? अंडे से उत्पन्न जीव, ये अंडज का वाक्यांश हो जाएगा। और अछूत के लिए वाक्यांश क्या हो जाएगा? जो छूने योग्य ना हो, ये अछूत के लिए वाक्यांश हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है, जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? आप लोगों को बताना है। जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? बताना है। पहला ऑप्शन दिया है अजान बाहु, दूसरा ऑप्शन है अजात शत्रु, तीसरा ऑप्शन दिया है अज्ञात शत्रु और चौथा ऑप्शन है अजात पूर्व। तो दोस्तों, जिसका कोई शत्रु ना पैदा हुआ हो, उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अजात शत्रु। अजात शत्रु इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 63 का। और दोस्तों, ये जो अजान बाहु लिखा है, इसके लिए वाक्यांश क्या होगा? इसके लिए वाक्यांश होगा, जिसका हाथ घुटने तक पहुंचता है, उसे बोलते हैं अजान बाहु। तो अजान बाहु के लिए वाक्यांश का क्या हो जाएगा दोस्तों? जिसका हाथ घुटने तक पहुंचता हो, उसे बोलते हैं अजान बाहु। तो क्वेश्चन नंबर 63 क्या था? जिसका कोई शत्रु ना पैदा हो, उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अजात शत्रु। तो क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। अनाज का पर्यायवाची शब्द है। अनाज का पर्यायवाची पूछा गया है, आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन है चाह, दूसरा ऑप्शन है शस्य,
तीसरा ऑप्शन है सलिल और चौथा ऑप्शन है रूपा। तो अनाज का पर्यायवाची शब्द क्या होगा क्वेश्चन नंबर 64 में? तो क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, शस्य। ये अनाज का पर्यायवाची होता है, आप लोग इसको याद रखना। और दोस्तों अनाज के अन्य पर्यायवाची क्या होंगे? अनाज के अन्य पर्यायवाची वो भी आप कहीं नोट कर लीजिए। अनाज के अन्य पर्यायवाची होते हैं जैसे अन्न, अन्न, गल्ला, गल्ला, और दोस्तों और होता है धान्य, धान्य। तो दोस्तों अनाज के अन्य पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? एक तो ये शस्य हो ही गया, और दूसरा ये अन्न, गल्ला या धान्य, ये भी अनाज के पर्यायवाची हैं। ये चीज भी आप लोग याद रखना दोस्तों। और दोस्तों चाह के पर्यायवाची क्या होते हैं? जो ये चाह लिखा है इसके पर्यायवाची क्या होते हैं? ये भी आप कहीं नोट कर लीजिए। तो दोस्तों चाह के पर्यायवाची होते हैं जैसे इच्छा, अभिलाषा, कामना, आकांक्षा। ये चाह के पर्यायवाची होते हैं, इस चीज को भी आप लोग याद रखना। और दोस्तों जो ये ऑप्शन नंबर सी में सलिल दिया है, सलिल के अन्य पर्यायवाची क्या होते हैं वो भी आप कहीं नोट कर लीजिए। सलिल के अन्य पर्यायवाची होते हैं जल, पानी, नीर, वारी, अम्बु, तोय। ये सलिल के या जल के पर्यायवाची होते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 64 में अनाज का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था, तो अनाज का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, शस्य। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 है कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची दोस्तों बताना है आप लोगों को। पहला ऑप्शन दिया है पारिजात, दूसरा ऑप्शन है कल्पतरु, और तीसरा ऑप्शन दिया है देववृक्ष, और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो कल्प वृक्ष के पर्यायवाची क्या क्या होंगे आप लोगों को क्वेश्चन में बताना है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। यानी कि पारिजात, कल्पतरु, देववृक्ष, ये सभी कल्प वृक्ष के पर्यायवाची होते हैं, आप लोग याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? शुद्ध वर्तनी बतानी है आप लोगों को, किसकी सही वर्तनी लिखी है देखेंगे। पहला ऑप्शन दिया है उत्तरदायी, दूसरा ऑप्शन दिया है उत्तरदायी, तीसरा ऑप्शन है उत्तरदायी, और चौथा ऑप्शन है उत्तरदायी। तो कौन सा उत्तरदायी सही लिखा है ये आप लोगों को बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 66 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आप सभी जानते होंगे, आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी, उत्तरदायी। उत्तरदायी होता है ये, इसकी वर्तनी की दृष्टि से एकदम सही लिखा है, बाकी ये तीनों गलत हैं, ये चीज आप लोग याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ है। आसमान फट जाना ये एक मुहावरा दिया है, और इसका सही अर्थ पूछा गया है, क्या होगा? पहला ऑप्शन दिया है असंभव काम होना, दूसरा है बहुत शोर करना, तीसरा ऑप्शन है चुगली करना, और चौथा ऑप्शन है अचानक आफत आ पड़ना। तो आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी जानते होंगे, ऑप्शन नंबर डी, अचानक आफत आ पड़ना, ये आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ होगा। तो क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। यहाँ रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, कौन सा उचित विकल्प दोस्तों इसमें भरा जाएगा ये आप लोगों को बताना है। देखेंगे, खाली स्थान ना हो तो प्रकाश को कौन पूछे, ये वाक्य दिया है। आगे लिखा है रिक्त स्थान हेतु उचित विकल्प को चुनिए। यहाँ क्या भरना है ये आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन दिया है धुंधला, दूसरा ऑप्शन है अंधकार, तीसरा ऑप्शन है उजाला, और चौथा ऑप्शन है अंधेरा। तो क्वेश्चन नंबर 68 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, अंधकार। ऑप्शन नंबर बी, अंधकार, यानी कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा? अंधकार। अंधकार वाक्य क्या हो जाएगा देखेंगे, अंधकार ना हो तो प्रकाश को कौन पूछे, ये पूरा वाक्य हो जाएगा दोस्तों आपका। तो क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अंधकार। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69, यहाँ भी रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। देखेंगे वाक्य क्या है, उत्साह वास्तव में खाली स्थान और फिर खाली स्थान की मिलीजुली अनुभूति है, ये पूरा वाक्य दिया है। आगे देखेंगे, दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थानों के लिए सही का चयन करके प्रस्तुत वाक्य पूर्ण करें।
तो दोस्तों इसमें जो दो रिक्त स्थान है इसमें क्या भरा जाएगा ये आप लोगों को बताना है। देखेंगे पहला ऑप्शन दिया है कर्म और फल, दूसरा है कर्म और कर्तव्य, तीसरा ऑप्शन दिया है फल और कर्म, और चौथा ऑप्शन है धर्म और अधर्म। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कर्म और फल, ये इसका राइट आंसर होगा। यानी कि यहां पे भरा जाएगा कर्म, यहां पे होगा कर्म और यहां पे होगा फल, यहां पे हो जाएगा फल। वाक्य देखेंगे पूरा क्या होगा? उत्साह वास्तव में कर्म और फल की मिली जुली अनुभूति है, ये वाक्य हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कर्म और फल। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। प्रथम आने खाली स्थान, मैंने कठिन परिश्रम किया। दोस्तों इसमें क्या उपयुक्त विकल्प भरा जाएगा ये आप लोगों को बताना है। उपयुक्त विकल्प भरकर इस वाक्य को पूरा करना है। तो पहला ऑप्शन है इसलिए, दूसरा है और, चौथा है क्योंकि, तीसरा है क्योंकि और चौथा है के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? के लिए, ऑप्शन नंबर डी। आप लोग जानते होंगे प्रथम आने के लिए, यहां पे होगा के लिए। अब वाक्य पूरा हुआ, प्रथम आने के लिए मैंने कठिन परिश्रम किया, ये इसका राइट आंसर होगा। आप लोग अन्य ऑप्शनों को भी रख के देख सकते हैं। आप लोग जानते होंगे कि वाक्य पूरा नहीं होगा, जैसे इसलिए को रखते हैं, प्रथम आने इसलिए, ये कोई वाक्य नहीं होता। प्रथम आने और ये भी गलत हो जाएगा, प्रथम आने क्योंकि ये चीज भी गलत हो जाएगी। तो दोस्तों प्रथम आने के लिए मैंने कठिन परिश्रम किया। तो क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है? क्वेश्चन पूछा गया है, ग्रामर का क्वेश्चन है दोस्तों, व्याकरण का। उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है ये चीज आप लोगों को बतानी है। पहला ऑप्शन दिया है कर्ता विस्तार, अगला ऑप्शन है कर्ता पूरक, अगला ऑप्शन है कर्ता विधेय और अगला ऑप्शन दिया है विधेय और पूरक। तो क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कर्ता और विस्तार। उद्देश्य के साथ कर्ता के साथ और क्या होता है? तो कर्ता के साथ और क्या होता है? विस्तार। ये चीज आप लोग याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 है निम्नलिखित वाक्य को सरल वाक्य में परिवर्तित कीजिए। वाक्य क्या है देखेंगे, उसने कहा कि मैं विदेशी हूं, ये एक वाक्य दिया है और इसको सरल वाक्य में परिवर्तित करना है दोस्तों। तो देखेंगे पहला ऑप्शन दिया है दिए हुए विकल्प वाक्य में परिवर्तन संभव नहीं है। बी ऑप्शन दिया है उसने अपने आप को विदेशी बताया। अगला ऑप्शन दिया है उसने अपने आप को विदेशी बनाया। अगला ऑप्शन है वह बोला कि वह विदेशी है। तो दोस्तों जो ये वाक्य दिया है इसको सरल वाक्य में परिवर्तित करना है। तो क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उसने अपने आप को विदेशी बताया, ये इसका सरल वाक्य हो जाएगा। और अगर इस वाक्य की बात कर ली जाए कि ये किस प्रकार का वाक्य है, तो दोस्तों ये मिश्र वाक्य है, ये चीज भी आप लोग याद रखना, ये मिश्र वाक्य है। और दोस्तों रचना के आधार पर वाक्य होते कितने प्रकार के हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सरल वाक्य, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य और तीसरा होता है मिश्र वाक्य। तो यहाँ पे ये वाक्य मिश्र वाक्य दिया था और इसका परिवर्तन सरल वाक्य में करना था। तो इसमें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, उसने अपने आप को विदेशी बताया, ये इसका सरल वाक्य होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। संधि कितने प्रकार की होती है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। संधि कितने प्रकार की होती है आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन दिया है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4 और चौथा है 6। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 3। संधि 3 प्रकार की होती है। वो 3 प्रकार कौन होते हैं दोस्तों आप लोग जान लीजिए। पहला होता है स्वर संधि, पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, और तीसरा प्रकार होता है इसका विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। तो दोस्तों संधि मूलतः कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की होती है। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि और तीसरा होता है विसर्ग संधि। ये चीज आप लोग याद रखना। और दोस्तों अगर स्वर संधि की बात कर ली जाए, स्वर संधि किसे कहते हैं वो चीज भी आप लोग देख लीजिए।
तो स्वर संधि की डिफिनीशन क्या होती है? दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को दोस्तों स्वर संधि कहा जाता है, याद रखना आप लोग। और व्यंजन संधि किसे कहते हैं? व्यंजन का स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को व्यंजन संधि कहा जाता है। क्या कहते हैं व्यंजन संधि? एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, आप लोग इसको कहीं नोट कर लीजिए। व्यंजन का स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को व्यंजन संधि कहा जाता है। और अगर विसर्ग संधि की बात की जाए दोस्तों, विसर्ग संधि की बात की जाए तो विसर्ग संधि की डिफिनीशन होगी, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहा जाता है। ये चीज भी आप लोग याद रखना। तो यहाँ संधि कितने प्रकार की होती है पूछा गया था, तो संधि होती है 3 प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 है, इस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। मतलब कौन सा समास होगा जिसमें प्रथम पद संख्यावाचक होता है, आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन है अव्ययीभाव समास, दूसरा है द्विगु समास, तीसरा है द्वंद्व समास और चौथा है कर्मधारय समास। तो क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। आप सभी जानते होंगे कि द्विगु समास के अंतर्गत इसका प्रथम पद जो होता है वो संख्यावाचक होता है और जो अंतिम पद होता है वो संज्ञा होती है, तो उसको बोला जाता है द्विगु समास। तो द्विगु समास की डिफिनीशन क्या बताई मैंने दोस्तों? द्विगु समास में प्रथम पद जो होता है वो संख्यावाची होता है और जो अंतिम पद होता है वो एक संज्ञा होती है। ऐसे समास को द्विगु समास कहा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर समझेंगे, जैसे दोस्तों त्रिफला, 3 फलों का समाहार। त्रिफला में त्रि ये हो गया, ये संख्यावाची हो गया, और फला ये फल, ये हो गया संज्ञा। तो त्रिफला इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? 3 फलों का समाहार। जैसे नवग्रह, 9 ग्रहों का समाहार, तो इसमें प्रथम पद संख्यावाची होगा और अंतिम पद जो होगा वो संज्ञा होगा। ऐसा समास द्विगु समास कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। पंचानन में कौन सा समास है? पंचानन में समास पूछा गया है, कौन सा है बताना है आप लोगों को। पहला है तत्पुरुष समास, दूसरा है बहुब्रीहि समास, तीसरा है कर्मधारय समास और चौथा है द्विगु समास। तो पंचानन में कौन सा समास होगा दोस्तों? तो पंचानन में आपका समास होगा, आप सभी परिचित होंगे, ऑप्शन नंबर बी, बहुब्रीहि समास। पंचानन में दोस्तों बहुब्रीहि समास होगा। और अगर इसके विग्रह की बात कर ली जाए तो इसका विग्रह होगा 5 हैं आनंद जिनके, 5 हैं आनंद जिनके अर्थात शंकर जी, ये इसका विग्रह हो जाएगा दोस्तों। आप लोग याद रखना दोस्तों, अगर बहुब्रीहि समास के डिफिनीशन की बात कर ली जाए तो बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है, तथा जो इसमें प्रथम पद और अंतिम पद होता है, ये दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। ऐसे समास को बहुब्रीहि समास कहा जाता है। जैसे पंचानन का विग्रह मैंने क्या बताया? 5 हैं आनंद जिनके, 5 हैं आनंद जिनके अर्थात शंकर जी। तो यानी कि इसमें इसमें शंकर जी ये इनकी प्रधानता है, यानी कि किसी अन्य पद की प्रधानता होती है जिस समास में, वहां पे बहुब्रीहि समास होता है। आप लोग याद रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार है? शब्दालंकार पूछा गया है कि कौन सा है। पहला ऑप्शन दिया है उपमा अलंकार, दूसरा है रूपक, तीसरा है उत्प्रेक्षा और चौथा है यमक। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यमक अलंकार। ये शब्दालंकार के अंतर्गत आता है दोस्तों, आप लोग याद रखना। अलंकार की अगर बात कर ली जाए तो मूलतः कितने प्रकार के अलंकार होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है शब्दालंकार, शब्दालंकार, और दूसरा होता है अर्थालंकार, अर्थालंकार। तो दोस्तों, और शब्दालंकार के अंतर्गत कौन कौन से अलंकार आते हैं ये चीज भी आप लोग याद रखिए। शब्दालंकार के अंतर्गत यमक अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार। यमक अलंकार, श्लेष अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, ये शब्दालंकार के अंतर्गत आते हैं। और दोस्तों अगर अर्थालंकार की बात कर ली जाए, अर्थालंकार के अंतर्गत कौन कौन से अलंकार होते हैं, तो दोस्तों वो चीज भी, हाँ एक चीज छूट गई दोस्तों, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार भी होता है। अनुप्रास अलंकार, यानी कि शब्दालंकार के अंतर्गत अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार होता है। और अगर अर्थालंकार की बात कर ली जाए तो यहाँ पे उपमा अलंकार,
उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षालंकार, उत्प्रेक्षालंकार, और दोस्तों अधिसंयोक्ति अलंकार, दृष्टांत अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, संदेह अलंकार, ये सारे अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर होगा शब्दालंकार के अंतर्गत ऑप्शन नंबर बी, यमक अलंकार। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को इतनी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सकर्मक है? सकर्मक क्रिया कौन सी है आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन है हंसना, दूसरा है लिखना, तीसरा है दौड़ना, चौथा है उठना। तो क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लिखना। लिखना ये एक सकर्मक क्रिया है और अन्य जो क्रियाएं दी हैं दोस्तों, हंसना, दौड़ना, उठना, ये अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। ये अकर्मक क्रिया है, अकर्मक, ये सारी अकर्मक क्रियाएं हैं। बाकी ये जो लिखना दिया है यहाँ पे ये सकर्मक क्रिया होगी, आप लोग याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे 78 से 80 तक ये पैसेज एक है और पैसेज से आप लोगों को नीचे दिए गए इसके 3 सवालों के जवाब देने हैं। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है। आप लोग दोस्तों पैसेज को देख लेना। पहला क्वेश्चन है चरित्र निर्माण की परम आवश्यकता है। चरित्र निर्माण की परम आवश्यकता है, ये क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन दिया है समाज उपयोगी कार्यों के लिए, अगला है राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए, अगला ऑप्शन है राष्ट्र की योजनाओं के संचालन के लिए, या अगला ऑप्शन है मानव मात्र के कल्याण के लिए। तो चरित्र निर्माण की परम आवश्यकता है, ये क्वेश्चन था। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए। ये चीज आप लोगों को पैसेज में मिल जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। जनतंत्र के लिए लाभकारी हो सकते हैं। जनतंत्र के लिए क्या लाभकारी हो सकते हैं आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन है निष्ठावान श्रमिक, अगला है धनवान व्यक्ति, अगला है उत्तम चरित्रवान व्यक्ति, या अगला ऑप्शन है शक्तिशाली सिपाही। तो जनतंत्र के लिए कौन लाभकारी हो सकता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 79 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उत्तम चरित्रवान व्यक्ति, ये इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 और आज के प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन। उन्नत राष्ट्र के लिए विकास का प्रथम सोपान है, ये एक क्वेश्चन है। देखेंगे ऑप्शन क्या है। भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण, या अगला ऑप्शन है जनता में सांप्रदायिक सद्भावना, अगला ऑप्शन है राजनीति में कुशल दांव पेच, या अगला ऑप्शन है चरित्र निर्माण के लिए शैक्षिक वातावरण। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण, ये इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये था आज का प्रैक्टिस सेट। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों शेयर भी करें। दोस्तों विकास स्टडी सर्किल परिवार आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। आप सभी अपनी अपनी आगामी परीक्षाओं में अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हों। दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली क्लास में एक अगले वीडियो के साथ, एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।